हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लिपिड्स। पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लिपिड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं। ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से चैप्टर सेकंड है, जिसको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल, सेकंड चैप्टर। तो बायोमॉलिक्यूल में से हमने पहले कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी किया है। आज हम लिपिड को स्टडी करते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर हेटेरोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेटेरोजीनस, हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। उनके अंदर सारे के सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होते हैं और एक चेन में होते हैं, या फिर सिंगल मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है। तो उसको हम कहते हैं होमोपोलीसैकेराइड्स। एक तरह के ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मौजूद होना होमोपोलीसैकेराइड्स कहलाता है। लेकिन ये क्या है? हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस वो होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स पाए जाएं। हेटेरोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर जिनके अंदर क्या हो? कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो तो उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये क्या? हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर मुख्तलिफ तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हों, वो हेटेरोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इनके अंदर क्या मौजूद है? फैटी एसिड मौजूद है, नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद है। नाइट्रोजनस बेसिस वो नहीं जो डीएनए के अंदर है, लेकिन ये अपनी सेपरेट से नाइट्रोजनस बेसिस। और ग्लाइसरॉल पाया जाता है और साथ में फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं। ये चार ग्रुप मिल जाते हैं इनके अंदर। कुछ के अंदर दो भी मिलते हैं, कुछ के अंदर चार भी मिलते हैं। इस तरह ये हेटेरोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। इनके अंदर फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, फैटी एसिड से मिलकर ही बने होते हैं। इस तरह ये क्या? इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से हमारे पास? हमारे पास ईथर है, ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। These are three groups that are known as organic solvents. इन तीनों के अंदर ये हल हो जाते हैं, लेकिन पानी के अंदर हल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनकी कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। दे आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रिपेलिंग। वाटर रिपेलिंग। ये जो हमारे पास लिपिड्स हैं, लिपिड्स के एक साइड पर हेड होता है, एक साइड पर टेल होता है। ऐसे समझ लें कि ये हमारे पास एक हेड है और ये टेल है। ये क्या है? पोलर हेड एंड दिस इज टेल। ये टेल मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट होने की वजह से ये साइड वाटर के साथ इंटरेक्ट तो करती है, लेकिन सॉल्युबल नहीं होते। इसलिए ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर रिपेलेंट, पानी के अंदर हल नहीं होते। और इनकी जो करेक्टर हमारे पास, हाई एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्यों इनके अंदर हाई एनर्जी होती है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा था फार्मूला C6H12O6, क्योंकि उनमें कार्बन और ऑक्सीजन की मिकदार बराबर थी। पानी की मिकदार क्या थी? डबल थी, जैसे H2O फार्मूला ऐसे ही। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो बहुत ही लो है। कैसे हमारे पास? अगर हम एक फार्मूला लिख लें जो कि हमारे पास, हम लिखते हैं C15H31 एंड COOH। इसके अंदर देखिए बेटा, इसके अंदर हमारे पास क्या है? COOH, जस्ट दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं कि इनके अंदर लो अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन होती है, हाई अमाउंट्स ऑफ एनर्जी होती है। तो इनके 1 ग्राम में 0.9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, 1 ग्राम में, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम में 0.4 किलो कैलोरी एनर्जी थी। इस तरह इनके अंदर हाई एनर्जी होती है। कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। सेलुलर मेम्ब्रेन एनिमल्स में और मोस्टली जानदारों में, हमारी बॉडीज में सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं सेलुलर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर ये जो लिपिड्स हैं प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स भी मौजूद होते हैं, कोलेस्ट्रोलिक लिपिड्स है वो भी वहां पर क्या होंगे? मौजूद होंगे। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, जो कि लिपिड्स कितने परसेंट बनाते हैं? 20 to 40%। ये लिपिड्स पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर 20 to 40%। ये हाइड्रोफोबिक पर हमने स्टडी कर लिया। अगर हमारे पास इंसुलेटिंग एजेंट अगेंस्ट हीट एंड कोल्ड। इंसुलेटिंग एजेंट्स क्यों? ये जो लिपिड्स होते हैं मोस्टली, ये लीव्स के ऊपर सर्फेस के ऊपर पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर सर्फेस के ऊपर पाए जाते हैं। तो इनके ऊपर सर्फेस पर मौजूद होने की वजह से ये इंसुलेटिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं, यानी कि हीट्स को लीव्स के अंदर इंटर नहीं होने देते। और एक्सोस्केलेटन जो इंसेक्ट्स का होता है,
एक्सोस्केलेटन कहते हैं आउटर कवरिंग बॉडी की, उसके अंदर हीट नहीं जाती, किस वजह से? इन लिपिड्स की वजह से। वो कौन कौन से लिपिड्स? एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। जो एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स है वो बना होता है एक वैक्स का, वैक्स, जो कि हम मजीद आगे स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन में। ये वैक्स का बना होता है। और इस तरह एपिडर्मल लेयर्स ऑफ सेल, सेल की जो लेयर्स होती है उनके ऊपर भी क्या लगे होते हैं? एपिडर्मल लेयर्स ऑफ सेल। सेल के ऊपर और लेयर्स के ऊपर एक फैटी सब्सटेंस लगा होता है जिसको हम कहते हैं क्यूटिन। ये क्यूटिन क्या करता है? ये चेक करता है, चेक ट्रांसपायरेशन, चेक ट्रांसपायरेशन। इस तरह ये क्या करेंगे? एक्ट एज इंसुलेटिंग एजेंट अगेंस्ट हीट एंड कोल्ड। तो ये हमारे पास एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट वैक्स से बनी होती है। एपिडर्मल लेयर ऑफ सेल्स किस चीज से बनी होती है? क्यूटिन। ये क्यूटिन भी एक हमारे पास क्या है? लिपिड्स है। और वैक्स भी हमारे पास क्या है? लिपिड्स है। तो इस तरह ये लिपिड्स के हमारे पास क्या आ जाएंगी? कैरेक्टर्स आ जाएंगी कि हाई एनर्जी कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, हाइड्रोफोबिक, इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट इंसुलेटिंग एजेंट्स, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स एंड एपिडर्मल लेयर्स ऑफ सेल्स। इस तरह फ्रूट्स वगैरह की जो लेयर्स होती है वो भी इन लिपिड से बनी होती है। आगे हमारे पास क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में हमारे पास फर्स्ट है वैक्स, सेकंड है स्टेरॉइड्स, थर्ड है एसाइल ग्लाइसरॉल, टर्पेनॉइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। जो हमारी एफएससी बुक्स में स्टडी के रहते हैं वो हमारे पास एक वैक्स है, एसाइल ग्लाइसरॉल है, एंड थर्ड इज टर्पेनॉइड्स है, एंड फोर्थ इज कोलेस्ट्रॉल है, एंड स्टेरॉइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। जस्ट ये दो जो है ये स्टडी नहीं किए जाते, बाकी सारे के सारे हमारी एफएससी बुक्स में जिनको हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एसाइल ग्लाइसरॉल। तो अब हम लिपिड्स की पहली क्लास को स्टडी करते हैं जो कि क्या कहलाती है? एसाइल ग्लाइसरॉल। एसाइल ग्लाइसरॉल या फिर ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड्स। इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको फैटी एसिड समझना होगा। फैटी एसिड क्या चीज है? फैटी एसिड, एफ से फैटी, एसिड। फैटी एसिड एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर एक आर ग्रुप पाया जाता है, साथ में कार्बन पाया जाता है, सी डबल बॉन्ड O होता है एंड OH होता है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप पाया जाए, वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो? वो फंक्शनल ग्रुप एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो। इस कार्बोक्सिल ग्रुप के एक फंक्शनल ग्रुप को हम कह सकते हैं कि ये क्या है? हमारे पास फैटी एसिड है। तो ये जो R है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन। तो डिफरेंट फैटी एसिड्स है हमारे पास। हर फैटी एसिड की अपने कार्बन की तादाद होती है जो कि हम उनकी तादाद लिखने की बजाय जस्ट एक R शो कर देते हैं। कैसे? हमारे पास एक फार्मूला है पालमेटिक एसिड, पालमेटिक एसिड, पालमेटिक एसिड। तो इसके अंदर जो फार्मूला है C15H31 एंड COOH, C15H31 COOH। तो ये COOH तो हमारे पास यहाँ पर आ गया। इस C15 एंड H31 की बजाय हम क्या लिख देंगे? जस्ट यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? जस्ट एक ग्रुप लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं RCOOH। तो ये हमारे पास क्या है? फैटी एसिड्स हैं जिनके अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है और इनकी जो कार्बन की तादाद हो सकती है वो C28 to 30 तक। इनके अंदर 28 से 30 कार्बन हो सकते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है जो कि 28 से 30 कार्बन होते हैं फैटी एसिड्स के अंदर। तो इन फैटी एसिड्स की दो एग्जाम है हमारे पास, एक हमारे पास है सैचुरेटेड एंड जो दूसरे हमारे पास हैं वो है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दो टाइप्स हमारे पास फैटी एसिड्स की। जो सैचुरेटेड हैं ये मोस्टली सॉलिड होते हैं। कब? एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होंगे? सॉलिड होते हैं सैचुरेटेड। और इनके अंदर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होते हैं इनकी कार्बन के दरमियान, सिंगल बॉन्ड। कैसे कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है? कार्बन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल, ऐसे इनके दरमियान क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा।
जबकि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये मोस्टली एनिमल्स के अंदर होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये सॉलिड होंगे। ये तो आ गया हमारे पास। इस तरह जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होंगे, लिक्विड होंगे, जो कि मोस्टली क्या होते हैं, ऑयल्स होते हैं। ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इसी तरह ये क्या होंगे, लिक्विड्स होंगे, और ये क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ये क्या होंगे, ऑयल्स होंगे। और इनके दरमियान क्या होगा, अनसैचुरेटेड के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाएगा, कार्बन कार्बन के दरमियान, आर बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड आर। इनके दरमियान क्या होता है, डबल बॉन्ड्स। जो अमाउंट्स ऑफ डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं मैक्सिमम, वो 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं इनके दरमियान। 6 से ज्यादा डबल बॉन्ड नहीं हो सकते। जो लिमिटेड है, मैक्सिमम 6 डबल बॉन्ड्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। ये हमारे पास फैटी एसिड। तो इसी तरह हमारे पास इस ग्लाइसरॉल्स को समझने के लिए हमने फैटी एसिड को स्टडी किया। अब हम देखते हैं कि ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड्स क्या चीज है। ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड्स जो हमारे पास है, ट्राई एसाइल, ट्राई, एक हमारे पास होता है मोनो, एक हमारे पास होता है डाई, एंड देन होता है हमारे पास ट्राई। ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड्स जो हमारे पास मोनो है, इसके अंदर एक फैटी एसिड होगा और एक ग्लाइसरोल पाया जाएगा। इसको हम कहते हैं मोनो एसाइल ग्लाइसराइड्स। मोनो एसाइल ग्लाइसराइड्स। अगर हमारे पास 2 फैटी एसिड हो और एक ग्लाइसरोल हो, तो इसको हम कहते हैं डाई एसाइल ग्लाइसराइड्स, डाई। इस तरह हमारे पास 3 फैटी एसिड हो और एक ग्लाइसरोल हो, इसको हम कहते हैं ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड्स। तो हमने 3 फैटी एसिड और एक ग्लाइसरोल को मिलाकर ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड्स बनाना है, 3 फैटी एसिड को मिलाकर। फैटी एसिड्स क्या है, आपको पता है कि जिसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप आ जाए, उस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो हम लिख देते हैं कि हमारे पास एक ग्लाइसरोल के, ग्लाइसरोल एक 3 कार्बन कंपाउंड है, 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। और हर कार्बन के साथ क्या लगा होता है, एक OH ग्रुप लगा होता है। हर कार्बन के साथ एक OH ग्रुप होता है। इस तरह इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास H, इसके साथ आ जाएगा हमारे पास H2। तो ये इसकी पूरी वैलेंसी बन जाएगी। ये हमारे पास क्या है, एक ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल है, ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल जो कि 3 कार्बन कंपाउंड्स है। और साथ हमें 3 फैटी एसिड्स लगाने हैं, क्योंकि हम ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड्स पढ़ रहे हैं, प्लस 3 फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या हमारे पास है, फैटी एसिड का जो फार्मूला होता है, पाल्मिटिक एसिड हम यहाँ पर लगा देंगे, COOH। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर हम लगा देंगे HO बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O बॉन्ड C15H31 की बजाय मैंने आपको बताया कि बार बार लिखने के बजाय हम जस्ट क्या लगा देते हैं, एक R लगा देते हैं। इस तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगा, HO बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। इस तरह फिर आ जाएगा हमारे पास HO बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। तो जैसे ही ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो इनके दरमियान जो ग्लाइसरोल है, इससे OH निकलेगा और इधर से क्या निकलेगा, H, फिर इधर से OH और इधर से H, फिर इधर से OH और इधर से H। जैसे ये तीनों मिलेंगे, तो इनसे 3 पानी के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, रिलीज आउट हो जाएंगे। 3 पानी के मॉलिक्यूल रिलीज आउट होने के नतीजे में इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड कब बनता है, जब एसिड प्लस अल्कोहल मिले। एसिड्स और अल्कोहल मिलने से इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है, जिसको हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। तो वो कैसे बनेगा ईस्टर बॉन्ड, तो हम इसको यूं इजीली लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, H2H, सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, 3 कार्बन, H2C, इसके साथ अच्छा सिंगल H है क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी कार्बन की। फिर आ जाएगा हमारे पास H2C, तो ये बन गया। इधर हमारे पास आ जाएगा O, इधर हमारे पास ऑक्सीजन, इधर भी हमारे पास ऑक्सीजन। तो ये यहाँ तक पूरा हो गया हमारे पास। आगे ये वाला पार्ट है हमारे पास COR, COR, COR। तो ये हमारे पास क्या है, पूरे का पूरा ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड है। 3 फैटी एसिड और एक ग्लाइसरोल के मिलने से कंपाउंड बन गया, जिसको हम कहते हैं ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड। और ये जो बॉन्ड्स है, ये क्या कहलाएगा, ईस्टर बॉन्ड्स। और इस रिएक्शंस को तेज करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है, एंजाइम्स की जरूरत होती है इस रिएक्शंस को तेज करने के लिए। और वो कौन से एंजाइम होगा, लाइपेज एंजाइम। हर एंजाइम अपने काम के लिए स्पेशल होता है, इसको क्या कहते हैं हम, लाइपेज एंजाइम।
तो ये पूरे का पूरा कंपाउंड बन गया, जिसको हम कहते हैं ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड। इस तरह ये हमारे पास एक पूरा का पूरा कंसेप्ट हो गया ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड्स का। अब हम स्टडी करते हैं फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स इसी से ही स्टार्ट हो जाता है, वो कैसे? तो ये हमने एक कंपाउंड बना लिया, हमारे पास क्या है, ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड। ये फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल के मिलने से ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड बन गया। अब हम स्टडी करते हैं फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स क्या हमारे पास फास्फोलिपिड्स? फास्फोलिपिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर फैटी एसिड्स का होना जरूरी है, फैटी एसिड के साथ साथ ग्लाइसरॉल का होना जरूरी है, ग्लाइसरॉल के साथ साथ इनके अंदर और नाइट्रोजनस बेसिस का होना जरूरी है। नाइट्रोजनस बेसिस वो नहीं जो डीएनए के अंदर पाई जाती है, इनकी अपनी नाइट्रोजनस बेसिस है। जैसे हमारे पास क्या रहेगा, कोलाइन, एथेनोलामाइन, एंड सीराइन, ये इनकी अपनी नाइट्रोजनस बेसिस है। और इनके अंदर एक चौथा कंपाउंड होता है फास्फोलिपिड्स के अंदर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, फास्फोरिक एसिड PO4 कहलाता है, फास्फोरिक एसिड PO4। अब दो चीज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये हमारे पास क्या है, ग्लाइसरॉल है और हमारे पास फैटी एसिड्स है, तो ये मिल गए हैं। लेकिन ये फास्फोलिपिड्स दो फैटी एसिड्स और एक ग्लाइसरॉल के मिलने से बनता है। फैटी एसिड्स होंगे दो, एक ग्लाइसरॉल होगा, एक नाइट्रोजनस बेसिस होगी और एक फास्फेट्स होगा। फैटी एसिड क्या होंगे, दो हमारे पास होंगे। फास्फोलिपिड्स होते क्या हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फोटैटिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फोटैटिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फोटैटिक एसिड। ये फास्फोटैटिक एसिड्स क्या है, एक ऐसा कंपाउंड है जो इन चारों चीजों से मिलकर बना होता है। अगर हमारे पास क्या होंगे, दो फैटी एसिड होंगे, दो फैटी एसिड, तो फैटी एसिड का हमारे पास क्या फार्मूला है, ये हमारे पास क्या है, ये एक फैटी एसिड है, ये हमने रिमूव कर दिया। इस फैटी एसिड के साथ साथ अगर हमारे पास बॉन्ड O, बॉन्ड E, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड OH, तो ये हमने एक पूरे का पूरा PO4 का मॉलिक्यूल लगा दिया, तो ये एक फास्फेट ग्रुप बन गया। ये हमारे पास क्या है, दो फैटी एसिड्स है, एक ग्लाइसरॉल है और एक हमारे पास क्या है, फास्फेट ग्रुप है। अब हमारे पास एक चौथी चीज ऐड करना जरूरी है, जो कि नाइट्रोजनस बेसिस है, क्योंकि फास्फोलिपिड्स चार चीजों से मिलकर बने थे, जो कि डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फोटैटिक एसिड। तीन आगे हमारे पास, इसी तरह इसके साथ लगा देंगे CH2 बॉन्ड N, इस N के साथ क्या लगा देंगे, 3 मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, तो हमारे पास ये एक नाइट्रोजनस बेसिस आ जाएगी। इस नाइट्रोजनस बेसिस के मिल जाने की वजह से इस कंपाउंड्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, जो कि क्या कहते हैं, फास्फेटिडाइल कोलाइन, फास्फेटिडाइल कोलाइन, क्योंकि इसके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस आई है, वो नाइट्रोजनस बेस कौन से, कोलाइन। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, फास्फेटिडाइल कोलाइन, एक इंपॉर्टेंट ग्रुप बन जाएगा। इस पूरे डायग्राम्स को हम लिखने की बजाय जस्ट हम क्या करते हैं, एक हेड बना देते हैं फास्फोलिपिड का, और इसके साथ इसकी दो हम लेग्स लगा देते हैं, जो कि क्या कहलाती हैं, टेल्स कहलाती हैं। और ये क्या हमारे पास हेड क्या होता है, पोलर होता है, एंड टेल्स क्या होंगी, टेल होती है नॉन पोलर। हेड्स क्या पोलर एंड टेल्स क्या है, नॉन पोलर। इसी तरह ये पूरे का पूरे एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है कंपाउंड। इन सेल मेम्ब्रेन्स की आपस में पोलर और नॉन पोलर की इंटरेक्शन होती है, तो इन नॉन पोलर की आपस में इंटरेक्शन होने की वजह से ये क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं पानी के साथ। इधर भी वाटर है सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर, और बाहर भी क्या है, वाटर है। तो इनकी टेल्स की आपस में इंटरेक्शन होने की वजह से ये पानी के अंदर हल नहीं होते। इस तरह पानी के अंदर हल ना होने की वजह से इनकी जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहती है, सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी और वो डिसरप्ट नहीं होगी। और जो जानदार हैं उनके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल उनके अंदर नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन ही सारे के सारे काम करती है। अगर सेल मेम्ब्रेन ही डिसरप्ट हो जाए तो पूरे का पूरा सेल क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, पानी अंदर चला जाएगा, पानी बाहर चला जाएगा, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, उनकी जो डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, डिफ्यूजन का काम करती है। कैसे,
फॉस्फोलिपिड्स की मौजूदगी की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन मेंटेन रहती है। तो ये है हमारा टॉपिक। और नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं वैक्सीज। ये मोस्टली फॉस्फोलिपिड्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये बैक्टीरिया में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। तो अब हम स्टडी करते हैं वैक्सीज। आगे हमारे पास है वैक्सीज। वैक्सीज क्या होते हैं? जो हमारे पास वैक्सीज हैं, ये भी क्या है? लॉन्ग चेन ईस्टर होते हैं। किस चीज के? लॉन्ग चेन ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। लॉन्ग चेन ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। एंड इनके अंदर क्या होते हैं? कीटोन्स होते हैं, अल्कोहल होता है। लॉन्ग चेन ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स, कीटोन्स, अल्कोहल। और मेन पॉइंट्स इनके अंदर जो कार्बन नंबर है वो ऑड होते हैं। ऑड नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, जो कि कितने हो सकते हैं? C25 टू C35, 35 से 25 कार्बन तक इनके अंदर हो सकते हैं। और जो कि क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। तो इनके अंदर लॉन्ग चेन ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग। और एक और पॉइंट, इनके अंदर अल्केन्स भी पाई जाती है। अल्केन, यहाँ पर क्या है हमारे पास? ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, कीटोन्स, अल्कोहल एंड अल्केन्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इन वैक्सीज के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या होता है? C25 से C35 तक इनके अंदर कार्बन की तादाद होती है। और इनका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो लेयर्स बनाना होती है इंसेक्ट्स की और लीव्स की। ये क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पर काम करते हैं। प्रोटेक्टिव एजेंट या फिर इंसुलेटिंग एजेंट। ये वैक्सीज ही हैं जो कि लीव्स के ऊपर सरफेस बनाते हैं। फैटी सब्सटेंस लगा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्यूटिन। और इंसेक्ट जो होते हैं उनकी एक्सोस्केलेटन होते हैं मोस्टली, जो कि इंसेक्ट होते हैं मोस्टली, उनकी जो एक्सोस्केलेटन होगी उसके ऊपर क्या लगा होता है? इनकी एक्सोस्केलेटन के ऊपर क्या लगा होगा? ये वैक्स लगा होता है। इस तरह ये क्या करते हैं? जो हीट या फिर कोल्ड होते हैं एटमोस्फेरिक, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं लीव्स को, इंसेक्ट्स को। और ट्रांसपिरेशन भी चेक करते हैं। मोस्टली लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं और इस तरह इंसेक्ट्स हैं, इन सारों की लेयर्स के ऊपर यही फैटी एसिड लगे होते हैं। क्योंकि जो हमारे पास लीव्स है मोस्टली पानी के अंदर हम फेंकेंगे तो ये वैसे वैसे पड़ जाते हैं। पानी लगता है तो ऊपर, हम यूँ अगर हिला दें लीव्स को तो पानी ऑटोमेटिक गिर जाता है, वो ड्राई हो जाता है लीव। इस तरह ऑयल वगैरह हमारे हाथों पर लगा हो तो ऑयल के लगे होने की वजह से जैसे पानी में डुबोएंगे तो ऑयल्स के साथ साथ पानी भी ऊपर उनके कुछ ड्रॉप्स अटैच होंगे, सॉल्युबल नहीं होते ये। इस तरह ये क्या है? लिपिड्स है हमारे पास। और फ्रूट्स हैं, उनको अगर हम पानी में फेंकेंगे तो वो भी उनके फ्रूट्स की अपर लेयर के ऊपर पानी आता तो है लेकिन सॉल्युबल नहीं होते वो। इस तरह ये सारे क्या हैं? ये लिपिड्स हैं लीव्स में, फ्रूट्स में, इसके अलावा स्टेम्स में, कुछ कुछ प्लांट्स के। तो ये सारे लिपिड्स होते हैं जो कि मोस्टली प्लांट्स की प्रोटेक्शन करते हैं, फ्रूट्स की प्रोटेक्शन करते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह की प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।